ओके, तो CMYK कलर जो आपका है वो आपके प्रिंट के लिए होगा, सयान, मजेंडा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, आप जब भी जाते हो सिलेंडर भरवाने के लिए, अगर आपने देखा होगा कि जो प्रिंटर होते हैं वो 4 सिलेंडर कहते हैं इसमें भरेगा, जो आपकी इंक भरती है, जो पाउडर इंक होती है। कभी इत्तेफाक हुआ है किसी को जाने का? कोई गया हो कि यार मेरा ये लेज़र प्रिंटर है, मैंने ये इसकी कार्ट्रिज फिल करवानी है, ठीक है, तो उसमें ये 4 सिलेंडर डलते हैं आपके। तो अगर आपने सिंपल बनाना है वेब के लिए तो आप इसमें RGB बनाओगे। RGB इज़ फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और बाकी सारे कलर्स जो है ना वो इन्हीं के कम्बिनेशन से बनेंगे। ये बैकग्राउंड है, आप ब्लैक कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर है, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, तो हम इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होता है, हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं। और यहाँ से हम अपना कैनवस क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमारे पास एक कैनवस आ गया, और अगर हम देखें तो इस पर कुछ चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है। जो फ्रंट पे ये जो ऑप्शन आ रही है हमारे पास ऊपर, ठीक है, इसको कहते हैं मेन्यू बार। इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, फाइल से रिलेटेड है, एडिट है, इमेज से रिलेटेड है, लेयर से रिलेटेड है, टाइप है, सेलेक्ट है, फिल्टर, 3D व्यू, प्लगइन्स, विंडो, ये सारी मेन्यूज़ हैं। जो लेफ़्ट पे हमें नज़र आ रहे हैं वो टूल बार्स हैं। डिफरेंट टूल्स हैं इसमें, आप ब्रश निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ब्रश टूल है। आप पेंट टूल निकाल सकते हैं, आप इरेज़र निकाल सकते हैं, आप टेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं आपके, जो कि आपको लेफ़्ट साइड से मिल जाते हैं। जिस टूल को भी आप सेलेक्ट करते हैं ना, उसकी यहाँ पर अगर आप कर्सर देखो, ऑप्शंस चेंज हो रही हैं। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ इसकी आ रही हैं, इसको चेंज करता हूँ इसकी आ रही है, नज़र आ रही है ऊपर सेकंड नंबर पर। इसको कहते हैं ऑप्शंस बार, ठीक है। ऑप्शंस बार क्या होता है कि इस टूल की क्या क्या ऑप्शंस, ये जो नीचे नज़र आ रही है आपको, ये स्टेटस बार होती है। इसमें आपके पास सबसे पहले बताता है कि ये कितने % व्यू नज़र आ रहा है आपका। अभी कहता है 100% व्यू है। आप इसको देखना चाहते हो 50% पे, तो आप 50 करके एंटर करोगे, ये आपको 50% व्यू दिखा देगा उसका। ये इमेज नहीं छोटा हो गया, ये उसका व्यू छोटा होगा। और अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहते हो तो कंट्रोल प्रेस करके प्लस करोगे तो ये परसेंटेज बढ़ाता रहेगा, दोबारा करोगे 100 पे कर देगा, दोबारा करोगे तो 200 पे कर देगा। तो कई दफ़ा हमें अपने कैनवस को बड़ा छोटा करके देखना पड़ता है कि यार ये कैसा लग रहा है, छोटा फ़ॉन्ट नज़र भी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसलिए इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड पे जो इसके राइट पे नज़र आ रही है चीज़ आपको, ये है, आपको बता रहा है विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, चैनल्स कितने हैं, रेजोल्यूशन कितनी है, और ये हम ना अपने आप को सेट कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके जो साइड पे जो एरो नज़र आ रहा है आपको, तो वो कहता है कि आपने इसमें डॉक्यूमेंट साइज़ दिखाने हैं, आप उसको क्लिक करो, डॉक्यूमेंट साइज़ बता देगा कि ये इतने MB तक पहुँच चुकी है आपकी डॉक्यूमेंट, ठीक है। कई दफ़ा आप जब एडिट कर रहे होते हो और आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत हैवी फाइल नहीं बनानी है आपने, मेरा सिस्टम स्टक ना करे, तो आप यहाँ से देखते रहते हो कि यार मेरी फ़ाइल हैवी तो नहीं होगी, तो ये आपको बता रहा है कि भाई इतने बाइट्स की ये फ़ाइल बनी है। आपको डायमेंशंस चाहिए, आप यहाँ से ऑन कर लो। आपको मेजरमेंट स्केल्स चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हो। वैसे इसमें ज़्यादा लोग डायमेंशन ही यूज़ करते हैं, और लेयर्स काउंट भी आप कर सकते हो कि इसमें पूरे में मेरे पास कितनी लेयर्स हो गई हैं। लेयर्स की तरफ बाद में आते हैं। तो ये हो गई स्टेटस बार, ये स्टेटस बार है, ये टूल बार है, ये ऑप्शंस बार है, ऊपर मेन्यू बार है। तो ये राइट पे है ना, ये सारे पैनल्स हैं, इनको हम पैनल बार भी कह सकते हैं। अब ये पैनल्स डिफरेंट हैं, हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट पड़े होते हैं। कुछ पैनल्स को हम उठा के इसके अंदर भी रख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो खुलेगा, इसको भी उठा के अंदर ले गए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चैनल्स रह गए, चैनल्स को भी उठा के इसमें लगे। तो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है कि वो क्या चीज़ देखना चाहता है। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ यहाँ पे लेयर्स नज़र आ रही हूँ, बाकी जो मुझे देखना है मैं क्लिक करूँगा, ये नज़र आ जाएगी। और ये सारी अगर आपसे बंद भी हो जाएं, फ़र्ज़ करो ये बंद होगी मेरे से, और ये इसको भी मैं बाहर ले आया घसीट के, और तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे बंद होगी कहाँ से आएंगे। आप विंडोज़ में जाएँ, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सारे जो नाम लिखे हैं ये इन्हीं पैनल्स के हैं। आप लेयर्स को करोगे, लेयर्स ऑन हो जाएंगी, लेयर्स बाहर आ गए, आप उठा के इसको इसके अंदर रख लो, ठीक है। और मे बी इसके साथ भी ये आपको करने दे, ऐसे ही बाहर आ जाएगा।
और ऐसे ये इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपसे सारी की सारी वर्क स्पेस ख़राब होगी तो आप सिंपली जाके वर्क स्पेस पे जाके आप रीसेट एसेंशियल्स भी आया होगा यहाँ पे, रीसेट एसेंशियल्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ ऐसी वर्क स्पेसेस मिलती हैं जो कि एडोब समझता है कि हमारे डिज़ाइनर्स को इस तरह की ही चाहिए होती हैं। कुछ एसेंशियल्स के नाम की उसकी है, कुछ 3D जो काम करते हैं उसकी 3D की उन्होंने बनाई हुई है। तो ये उसकी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन अगर आपको कोई अपने हिसाब से वर्क स्पेस सेट करनी है, आप चाहे यार मुझे लाइब्रेरीज़ नहीं चाहिए, तो आप उसको निकाल के हटा दोगे। तो अभी मैंने लास्ट टाइम जो वर्क स्पेस सेव की थी वो बुक स्टूडियो वर्क स्पेस थी, वो हमारी कुछ इस तरह की थी। अब इसमें आप जो जो करते रहोगे वो ऑटो सेव करता रहेगा। फ़र्ज़ करो ये चैनल्स हैं, चैनल्स में कहता हूँ यार मुझे नहीं चाहिए, और ये करके मैं फ़ोटोशॉप बंद कर देता हूँ, फ़र्ज़ करो, और मैं इसमें आता हूँ, और ये मैंने किस थी न्यू फाइल 1000 बाय कितने कर लूँ 800, रेजोल्यूशन कितनी होगी वेब की 300, वेब की 72, ओके। और ये CMYK के कर लें वेब के लिए, RGB श्योर, अच्छा CMYK क्यों, आप क्या कहते हैं? अच्छा वेब के लिए RGB, हाँ याद रखना वेब के लिए RGB है, और CMYK है कि जब आपने प्रिंट निकालना है उसका। तो ये हमारा कैनवस बनने जा रहा है, इस 1000 पिक्सल विड्थ में है, 800 इसकी हाइट है, ओरिएंटेशन इसकी ऐसे करनी है, मैं ऐसे करनी है, मैं कहता हूँ मुझे इसकी इसी तरह रहने देनी चाहिए, वाइट विड्थ में नज़र आए मुझे, और ये ट्रांसपेरेंट इसका बैकग्राउंड हो, क्रिएट कर लूँगा। अब मैंने किस वर्क स्पेस में था मैं, बुक स्टूडियो वेब, और जो मैंने वहाँ से एक निकाला था पाथ्स का, या जो भी हमारा जो चैनल्स का था वो निकल चुका है, ऑटो सेव करता रहेगा आपको। तो कुछ चीज़ें आप उठा के इसमें रख सकते हो, जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा काम करना है टेक्स्ट के ऊपर तो हम पैराग्राफ को उठा के इसमें रख सकते हैं, कैरेक्टर्स को उठा के इसमें रख सकते हैं, ये दो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कैरेक्टर्स और पैराग्राफ्स। आजा भाई, ये ठीक है, इस पर क्लिक किया, इधर से ये खुल गया, इस पर क्लिक किया दोबारा बंद हो गया। तो ये हमारी पैनल बार होगी। तो ये सारी बार्स आपको समझ आ गई, नीचे ऊपर आगे पीछे। अच्छा, इसमें फ़ोटोशॉप में ऑटो सेव नहीं होता, मेरा ख्याल शायद अभी कोई आपको ऑप्शन भी नहीं दी, मे बी इन फ्यूचर आ जाए कि जैसे ही आप काम करते रहे वो सेव करता रहे। तो जब आपकी लेयर्स होती हैं तो लेयर्स को आप जब आप सेव करने जाओगे तो आपसे पूछेगा कि क्रॉप डोंट क्रॉप, अच्छा चलो ये बाद में कि आपको PSD चाहिए, फॉर्मेट फ़ोटोशॉप का चाहिए, आपको JPEG चाहिए, आपको इसमें PDF चाहिए। तो हमने अगर लेयर्स सारी सेव करनी है तो हमें PSD चाहिए, फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट, और मोस्ट ऑफ द केसेस हम PSD ही सेव करेंगे। तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं लेक्चर, और नाम आपने ऐसे रखने हैं कि ये ना बर्गर खा रहे हैं तो burger.psd रख दें आप, ठीक है। आपने ऐसे रखने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के नाम से, जैसे आप कह सकते हो किसी शादी की कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, उसकी इमेज बनाए हैं आपने, तो उस बंदे का नाम, उसकी डेट वगैरह डाल के, ठीक है। लेक्चर जैसे आप कहते हो आज के 15 सितंबर 2020, इससे आपको याद रहेगा कि यार ये इस दिन का काम। ये अब आपका सेव हो गया। अब इसमें एक ही लेयर है, अगर आप बंद भी करेंगे और आप यहाँ जाते हैं तो मैं कहाँ कर सेव कर बैठा हूँ, चलो अगर मुझे याद नहीं भी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये मेरे रिसेंट में पड़ा होगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसी पे काम किया, ये मैं खोलूँगा ये खुल जाएगा। तो अभी तक हमारे पास लेयर्स की क्या सिचुएशन है, एक लेयर है। अब हम इस लेयर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम लेफ़्ट से कुछ टूल्स उठाते हैं, जैसे अगर ये मूव टूल है, मूव टूल क्या करता है, अगर हम मूव टूल की बात करें तो हम मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें कुछ ऑप्शंस देता है यहाँ पे ऑप्शन बार के अंदर कि ये क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर ऑटो सेलेक्ट है, आप इसको टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं। ऑटो सेलेक्ट क्या चीज़ है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक लेयर के ऊपर
एक चीज़ पड़ी हुई है और उसमें हमने ये कलर दिया है, ठीक है। दूसरी लेयर के ऊपर हमारे पास दूसरी चीज़ पड़ी हुई है और हमने इसका कलर फर्स्ट ग्रीन कर दिया। अब ये दो है। अब अगर हमने इन लेयर्स को सिलेक्ट करना, हम सिलेक्ट पे हैं और ऑटो सेलेक्ट ऑफ है, ठीक है। हम इसमें तो अब जो लेयर सेलेक्ट हुई होगी ना सिर्फ वो मूव करेगी। इवन हम रेड के ऊपर भी क्लिक करें लेकिन मूव वही कर रही है क्योंकि वो सिलेक्ट हुई है। ये पहले हमें ऑटो सेलेक्ट की ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अगर मैंने रेड को मूव करना है तो मैं रेड को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं रेड को मूव करूँगा। इवन मैं ग्रीन के ऊपर भी जाके करूँगा तो मूव रेड ही होगा, सही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ऑटो सेलेक्ट कर लें, उससे ये होता है कि अगर मैं ग्रीन पे रख के करूँगा तो ग्रीन मूव होना शुरू हो जाएगी, वो ऑटो सेलेक्ट कर लेगा उसको। रेड पे करूँगा तो रेड मूव होना शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा एक पर्क ऐड किया उन्होंने। और इसके अलावा बाकी है सच इसमें कोई देखने वाली बात नहीं। कंट्रोल जी से हम वापस जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि अंडू, इसको देखने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन है कि अंडू के कंट्रोल्स ही है। हर एक की आपको शॉर्टकट याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा कि यार फ़ोटोशॉप में बड़ी शॉर्टकट्स होती हैं, उसकी शॉर्टकट सारी आगे लिखी होती हैं। जैसे मेरा मैक है, इसमें इसका इन्होंने कमांड और जी दी हुई है और ये उसको दी हुई है। रीडू न्यू लेयर, और इसके अलावा कॉपी है, पेस्ट है, पेस्ट स्पेशल है। जब मैंने स्टार्ट में फ़ोटोशॉप शुरू किया तो मुझे लगता था यार इतनी सारी ऑप्शंस हैं और पता नहीं सारी काम की होंगी। इसमें से सारी काम की नहीं है, बहुत कम होती हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं, बाकी सारी शाज़ व नादिर यूज़ होती हैं। तो अगर आप यहाँ देखो हमारी फ़ाइल में कौन कौन सी ऑप्शन है, न्यू है, ओपन रिसेंट है, क्लोज ऑल, सेव, कॉपी, एक्सपोर्ट है, पीएनजी कर लो, ये कर लो। जनरेट बहुत कम यूज़ होती है, इनवाइट डजंट मैटर, ये स्टॉक है कुछ, अगर आपने परचेज़ किया होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ऑटोमेट मैंने नहीं कभी यूज़ किया, आई डोंट नो क्या होता है, शायद कोई बहुत एडवांस लेवल पे कोई चीज़ हो, थोड़ी बहुत यूज़ हो जाती है। इसके अंदर सिर्फ ये 3-4 ऑप्शन, बाकी आपके काम के नहीं है। सो नेवर गेट पैनिक कि आपको यार ये नहीं आता। अब हम लेयर्स के ऊपर आते हैं। लेयर में हमारे पास लेयर पैनल में हमारे पास ये ऑप्शन आती है कि हम एक नई लेयर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी लेयर को डिलीट करना है तो उसको पकड़ के बिन पे फेंक दो, डिलीट हो गई। अगर वैसे डिलीट करनी नहीं आ रही तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट लेयर करेंगे और यस कर देंगे, वो भी डिलीट कर देगा। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। हम कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर बहुत पीछे हम चले जाएं तो इसमें एक चीज़ आने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम हिस्ट्री में कहाँ तक जा सकते हैं पीछे, ठीक है। अच्छा, हाँ उसकी कुछ होती हैं लेकिन हर चीज़ आपकी रिकवरेबल नहीं होती, काफ़ी टू सम एक्सटेंट होती है। अच्छा, उसके बाद ये है कि लेयर्स के ग्रुप्स बना सकते हैं हम। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें, अगर आपने दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है आप ये करें, कमांड प्रेस करके, अगर 3 लेयर्स हैं और मैंने पहली और तीसरी को सिलेक्ट करना है तो अभी दोनों सेलेक्ट होगी। अगर मैं कंट्रोल जी बनाऊंगा तो ये ग्रुप बन जाएगा। अभी पूरा ग्रुप है, लेकिन ग्रुप नहीं बनाना। अगर मैंने वैसे लेयर्स को सारा सेलेक्ट करना है कि यार मेरे पास 100 के करीब लेयर्स, हम सारों को तो नहीं मैं बारी बारी क्लिक करूँगा टक 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 टक। तो मैं पहली लेयर और आखिरी लेयर, पहली लेयर को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाकर आखिरी लेयर को क्लिक करूँगा, सारी हो जाएगी। ये जैसे बाकी आपके टूल्स में होता है। ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या होता है? ग्रुप में ये होता है कि फ़र्ज़ करो एक सेक्शन है पूरा, उसका आपने ग्रुप बना लिया। जैसे आइकन्स होते हैं ना, आइकन्स आपने लगाए हुए हैं और आपने कोई वेबसाइट की डिज़ाइन बना रहे हो और आपने एक सेक्शन बनाया हुआ जो कि सिर्फ कॉन्टैक्ट अस का है, तो कॉन्टैक्ट अस का आप ग्रुप बना लो एक। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप उसे ऑफ़ करोगे तो सारा ग्रुप ऑफ हो जाएगा। आपको पता होगा कि मेरी ग्रुप की चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे आप के पैंट में जेबें होती हैं, तो एक जेब इधर की ऑर्गेनाइजेशन की, एक इधर की है। अगर एक ही जेब और उसी में सारा कुछ फेंका तो भी फिर इट्स अ वेरी बैड एग्जांपल वैसे, लेकिन चलो चलो कोई नहीं, फ़न भी साथ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से हमने ग्रुप्स ऐड करने के लिए क्रिएट अ न्यू ग्रुप। और अगर हमें कोई अब ये लेयर है, लेयर ग्रुप से बाहर फेंकनी तो हम ड्रैग करके इसको ऊपर लाएंगे, जैसे ये ब्लू हो जाएगी इस ग्रुप से बाहर आ गई, इसको भी हम इस ग्रुप से बाहर कर दें। अब इस ग्रुप में कुछ भी नहीं है,
अब इस ग्रुप के अंदर लेयर्स लानी है तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको खींच के भी लाएं और इस ग्रुप के ऊपर ला के रख दें, ड्रैग करके, ये इस लेयर इसके अंदर आ रही है। अच्छा, लेयर्स में एक चीज़ देखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो सबसे ऊपर लेयर होगी ना वो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब हाँ, यानी कि जिस पे हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब नहीं नहीं, ये देखो, एक एक ये मेरी ये बैकग्राउंड लेयर है, ये सबसे नीचे है, वो तो ट्रांसपेरेंट वाली। इसको मैं एक रंग दे देता हूँ, ये ठीक है। अब मेरी ऊपर, इससे ऊपर लेयर 2 भी है, लेयर 3 भी है, एक लेयर में और बना के अगर मैं लेयर 4 बना के ऊपर ग्रुप से भी ऊपर ले जाता हूँ, और बाहर आ जा, चलो ऐसे ले आते हैं, अब जाएगी। सॉरी, मैंने ना वो माउस नहीं निकाला हुआ तो इसलिए ट्रैक पैड पे। अब ये लेयर ऊपर है, अब ये क्या करता हूँ मैं गलती से ना इसके ऊपर भी एक पूरी एक इतनी बड़ी रेक्टेंगल बना के मैं कोई रेड सा कलर फेंक देता हूँ। अब ग्रीन कलर कहाँ गया? वो तो छुप गया उसके पीछे, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक नई लेयर आ गई और उसने उसको छुपा दिया। ये ऐसे ही है जैसे अगर कोई बंदा सर्दियों में शर्ट पहनता है और ऊपर जैकेट पहन लेता है और वो जिप बंद कर लेता है, तो शर्ट तो नज़र नहीं आएगी, उसकी क्या चीज़ नज़र आएगी? उसकी जैकेट नज़र आएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो उसकी जैकेट थोड़ी ट्रांसपेरेंट है तो उसमें से हल्की हल्की शर्ट नज़र आएगी। तो अगर इस लेयर को हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं कि इससे पिछला हिस्सा हमें नज़र आए, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो, तो हम इस लेयर की ओपेसिटी को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी दो डिफरेंट कलर्स हैं इसलिए इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसको अगर मैं ब्लैक रंग का कुछ लगाऊँ ना यहाँ पे, ये अक्सर मैं करता होता हूँ कि ब्लैक पट्टी लगाई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये बाय द वे मैंने ऐसे किया कि कंट्रोल और बैक स्पेस दबाएं तो वो कलर फिल कर देता जो आपका यहाँ पर होता है, ऊपर वाला कलर फिल होगा, ये बैकग्राउंड कलर फिल नहीं होगा। जैसे फोरग्राउंड कलर ये है, बैकग्राउंड कलर ये है, तो आप अभी सिर्फ ज़हन में रखें हमें सिर्फ फोरग्राउंड कलर में खेलना है, हम बाद में देखेंगे बैकग्राउंड कलर क्या करता है। तो ये आपकी ब्लैक हो गई। अब ब्लैक में से आप कह रहे हो यार थोड़ा थोड़ा ये ना मुझे ग्रीनिश, इसमें से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी मुझे ऐड करनी है, तो उस लेयर को सिलेक्ट करोगे, सबसे पहले इसकी ट्रांसपेरेंसी ऐड करोगे, अब ये सी थ्रू हो गया, ठीक है। कई दफ़ा होता है कि हमें एक इफ़ेक्ट देना होता है कि यार इसमें से पिछला भी नज़र आए, हमें थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगता है। जैसे अगर इसमें तो आपको कोई अच्छी एग्जांपल नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई सीरीज में अक्सर होता है वो जो डबल लेयर्स के साथ प्ले करते हैं। ऐसे मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, ये मैं आ गया डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट था वॉलपेपर्स, चलो मैं ये उठा लेता हूँ, ये उठा के मैंने अपने प्रोग्राम में फेंक दिया, ठीक है। ये एक तस्वीर ले आया मैंने ड्रैग करके। अगर मुझे कोई तस्वीर ऐड करनी है तो उसमें सिंपल लाकर हमने अपने कैनवस पे फेंकनी है, वो एज एन लेयर ऐड हो जाएगी। ये देखो एज एन न्यू लेयर ऐड हो गई। इसको हम ऑफ ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी है। और इसको अगर मैं सबसे पहले ले आऊँगा अगर यहाँ पे, तो ये आ गई। अब इसके ऊपर ये जो ब्लैक है, अब इसमें से देखो आपको पिछले थोड़ा थोड़ा वो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपकी इफेक्ट क्रिएशन ज़्यादा अच्छी होगी। क्या अगर आप इसको ओपेसिटी को मज़ीद भी कम करो, तो ये इसके ऊपर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखें तो वो ज़रा अच्छा इफेक्ट लगता है हमें। तो ट्रांसपेरेंसी को अगर हमने कंट्रोल करना है तो हमने ओपेसिटी को कंट्रोल करना है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि एक लेयर हम और पढ़ते हैं आज, अभी सिर्फ पुराने लेक्चर्स की रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये सवाल पूछा था कि हमें अगर पीछे जाना पड़े हिस्ट्री में, तो हमारे पास एक यहाँ पर एक पैनल होता है हिस्ट्री का, अब वहाँ से ठीक है। ये हिस्ट्री का पैनल आ गया। ये हिस्ट्री का पैनल हम यहाँ पे अगर ऐड करें, बाहर ही सही यहाँ ऐड करते हैं,
यहाँ पे ऐड कर लिया। अब ये उसने शुरू से लेके ना अब तक हमारी हिस्ट्री बताई। अगर मैं इसमें इस पे जाता हूँ तो ये हम सबसे पहले स्टेप पे थे। मैं आता हूँ आगे, आगे हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ चीज़ें की होंगी, लेयर्स बनाई होंगी। देखो जो हम सारा काम कर रहे थे, लेयर्स को डिलीट वगैरह कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो सारे स्टेप्स उसने याद रखे हुए हैं कि ये आप ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर ये आपने ये किया है, ये किया है, ये फिल किया है, एम्बेडेड स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखा है, फिर आप इसको ऑफ़ किया है, ऑन किया है, ये किया है, ये किया है। सही है। तो यहाँ पे आपके पास सारा आपका बायोडाटा महफूज होता है कि लेकिन ये हिस्ट्री आपकी में भी जब आप बंद कर दें उसके बाद सेव ना करें। ये नहीं कि आपने कुछ 3 हफ्ते पुरानी हिस्ट्री देख ली है तो वो आपको मिलेगी इसमें। मेरा ख्याल है कि नहीं मिलेगी। चलो ट्राई करते हैं। अगर मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे ही इसको सेव कर लेता हूँ और मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि इसके पास मे भी न्यू फ़ोटोशॉप में आ गया हो। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ, नहीं, हिस्ट्री में उसने बस ख़त्म कर दिया, क्योंकि जैसी फ़ोटोशॉप बंद हुई इसकी हिस्ट्री बंद हो गई। हाँ, उस टाइम एक विंडो के अंदर हो सकती है, इसके अलावा आपको ऑप्शन नहीं देता। हाँ, इसके पास अपनी कोई स्पेस नहीं है जिसमें आपका सारा डेटा रखे, क्योंकि वो फिर सारी रैम आपकी खा जाएगा, सारी स्पेस डिस्क खा जाएगा आपकी। तो ये एक हिस्ट्री का पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कलर्स का है, और लेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं पैराग्राफ से रिलेटेड या प्रॉपर्टीज़। हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर एक लेयर की, जिस भी आप लेयर पे काम कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आती हैं। जैसे आप इस पे हो, अभी ये वाली लेयर सेलेक्ट हुई है तो वो बताएगा कि इसकी इतनी विड्थ है, इतनी हाइट है, एक्स इसकी पोजीशन ये है, वाई इसकी पोजीशन ये है, एक्स एक्सिस पे इतने हैं, वाई पे इतना है, और ये इसका सारा का सारा जो भी बायोडाटा इसमें होगा। लेकिन अगर मैं किसी इस तरह की लेयर पे जाता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज़ वो चेंज कर देगा। तो हर लेयर की प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी हो कि ये हम कहाँ से देख सकते हैं, तो हम इस तरह से करेंगे। और लास्ट टाइम हमें जो एक इशू आया था उसको भी एड्रेस करते हैं कि अगर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट 96, पता नहीं क्यों करी जा रहे हैं, ये भी न्यू आ गया। एक मेरी लेयर है, इस पर मैं रेड कलर करना है तो यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा। थैंक यू, मुझे पानी चाहिए, थैंक यू। अच्छा, ये एक नई लेयर बनाई और इसमें मैंने टेक्स्ट लिखना है। अब टेक्स्ट लिखने के ना 2 तरीके हैं। यहाँ तो आप क्लिक करो तो पूरी लाइन बना देगा आपको, और ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये कलर उसने सेम रख देता है। ये यहाँ से जाके आप इसको ब्लैक करो तो, और यहाँ से इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दो 60, और वो कुछ वर्ड लिख देता लोरम इप्सम। इस बेसिकली कि ये एक वर्ड याद हुआ कि आपने अगर कुछ नहीं लिखना, ये लिखोगे तो आपकी कॉपीराइट्स नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका टेक्स्ट आएगा। अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है तो लोरम इप्सम ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, ये पूरे पैराग्राफ्स मिल जाते हैं। तो आप अपने टेस्ट जो फाइल्स उन्हें दिखाते हो कस्टमर्स को, तो उसमें आप यही टेक्स्ट दिखाते हो। उसका असल टेक्स्ट या कहीं से भी आप कोई आर्टिकल का टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते, वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता है आपसे। तो उसके लिए इसको इतने लॉर, अगर ये इसका है, इसमें मैं लिखना चाहता हूँ कि बुक स्टूडियो। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम हम उसको सेंटर लाइन कर रहे थे वर्टिकली और हॉरिजेंटली, तो वो सही तरह से नहीं कर रहा था। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। हमने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया और मैं लेयर में गया और मैं यहाँ से अलाइन में गया, वर्टिकली सेंटर कर दिया, और मैं लेयर में गया, आई गो टू अलाइन और हॉरिजेंटली सेंटर कर दिया। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये जो लेयर हमने बनाई है ना, इसका साइज़ ही इतना है। अगर मैं कंट्रोल टी, इस पर हम बाद में आते हैं, ये ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो वो बता रहा है इसका साइज़ इतना ही है, राइट? इसका साइज़ इतना ही है। अगर इसके बरक्स मैं इसको बंद करके एक मैं नई लेयर बनाता हूँ और इसमें मैं टी को क्लिक करने के बाद ड्रैग करके मैं पूरा एरिया बता देता हूँ कि यार इस एरिया में मैंने टेक्स्ट लिखना है। जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ये पूरा एरिया आपको मे भी शायद
नज़र आ रहा है यहाँ से, इसके लेफ़्ट राइट चीज़ें, इसको आप काम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ये पूरा एरिया। जब आप इसमें आके लिखोगे बुक स्टूडियो, तो आपको जब आप बाहर की क्लिक करोगे लगेगा ये सिर्फ एक लाइन है, बट इट्स अ बॉक्स। जब आप इसको और इसको लेयर में जाके अलाइन करने की कोशिश करोगे वर्टिकली सेंटर और अलाइन करके हॉरिजॉन्टली सेंटर, तो आपको यार ये तो सेंटर हुआ ही नहीं। बट राइट नाउ अगर मैं इसको देखना चाहूँ कंट्रोल टी से कितनी एरिया है, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में, क्योंकि उसने बॉक्स को सेंटर में किया। तो जब हम एक टेक्स्ट से बॉक्स बनाते हैं, एरिया हम डिफाइन करते हैं कि यार इस एरिया से इस एरिया तक, जब हम न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं फर्स्ट करो, हम कहते हैं यार इसकी जो हेडिंग है ना यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो हम वो पूरा एरिया उसमें डिफाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास एरिया है, हमारे पास इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। हम इसमें जाके इसका एरिया कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो दो लेयर्स को जब हमने अलाइन करना होता है, हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसको और इसको। हम यहाँ से भी कर सकते हैं अलाइन वर्टिकली सेंटर और फिर अलाइन हॉरिजॉन्टली सेंटर। फिर हम इसके अलावा अगर हम यहाँ में भी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो हमें यहाँ पर देगा ये अलाइन हॉरिजॉन्टली सेंटर्स। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इसका मूव टूल में जाएं और ये अलाइन वर्टिकल सेंटर, अगर मैं इसको हिला देता हूँ तो मैं भी आपको सही तरह ये डिस्टॉर्ट हुई पड़ी है, हम कह रहे हैं यार ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आती है। एक तो एक तरीका होता है ना, हम जो नए आप देख रहे होंगे कि रेड रेड बार्स आ जाती हैं छोटी छोटी, आप उसमें ड्रैग कर, लेकिन अगर आपने एग्जैक्ट सेंटर में करना है, आप चाह रहे हो कि यार बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट हो काम, अपना अंदाज़ा ना हो आपका, तो आप सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करोगे और जिस लेयर के साथ उसके साथ अलाइन करना है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये कि फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। आगे ये थोड़ी हिल गई है, और ये हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल सेंटर में आ गई। तो ये तो थी हमारी कोई पिछली क्लासेस, ये मैंने इसलिए रिपीट किया, हमारे पास कुछ मे भी नए स्टूडेंट्स आए हो, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन, इसके बाद हम आज का शुरू करते हैं। अभी रिकैप दिया हमने और क्वेश्चन आंसर का सेशन अब शुरू हो गया, तो क्वेश्चंस करने, नहीं तो फिर आपको डाइस पे आना पड़ेगा, इसका मतलब आपको आगे प्रिंट मीडिया, जैसे कार्ड डिज़ाइन करना है, टी शर्ट डिज़ाइन करनी है, इवन उससे भी ज़्यादा आप जा सकते हो। हाँ जी, आपका सवाल। RGB क्या होती है? रेड ग्रीन ब्लू। अगर आप वेब के लिए करो, वेब के लिए RGB CMY के प्रिंट मीडिया के लिए होगी। अगर आप RGB की फ़ाइल बना के लेगे ना प्रिंट कराने, तो ठीक ही निकलेगी, क्योंकि प्रिंटर को नहीं पता कि इसमें सयान कितना है, मजेंडा कितना है, येलो कितना है, ब्लैक कितना है, ठीक है। जब आप उसको चारों कलर्स की इन्फॉर्मेशन फाइल के साथ ना इन्फॉर्मेशन पूरी जाती है कि ये कलर कितना है, इस कलर में क्या कोड जा रहा है, तो प्रिंटर को RGB समझ नहीं आता, CMY की समझ आता। बहुत कम यूज़ होते हैं, लाइक कोई ख़ास फील्ड्स होती हैं, जैसे आपकी बायोलॉजिकल फील्ड्स होती हैं, उसमें अगर आपने कुछ चीज़ें दिखानी है इसमें, या आपने ग्रे स्केल को कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखानी है उसमें, लेकिन मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर आप, अगर आपका मोबाइल ही ग्रे स्केल हो जाए, आप यूज़ करोगे कभी? हाँ, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन ग्रे स्केल, तो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, तैयब आ गया सब? सवाल कोई? चलिए लेडीज़ में से। ग्रे स्केल, हाँ, ये ग्रे स्केल इज़ लाइक, अगर मैं यहाँ जाऊँ, एक इनके कहने का मतलब ये है कि ओहो, मैं यहाँ से एक न्यू फाइल करता हूँ, तो ये वाले कलर, ठीक है, बिटमैप CMY के लैब कलर्स, ये बहुत डिफरेंट किस्म की स्टोरी है। मे बी जब आप, ये लैब कलर्स वहाँ यूज़ होते हैं जब आप कोई हाई लेवल की एडिटिंग कर रहे होते हैं पिक्चर्स में, और आपने उसके प्रिंट्स निकलवाने हैं जो कि बहुत ही यूनिक किस्म के होंगे, और जो कमर्शियल प्रिंटिंग में आता है बहुत हाई लेवल के उसमें, ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको रेंज वो ज़्यादा दे देता है कलर्स की। जैसे आपने देखा होगा टीवी जो आम होते हैं उसमें आपको रेंज कम होती है कलर की,
जो थोड़े से महंगे ले लो उसमें कहते हैं ये HDR है, इसमें इतनी रेंज है, इसमें डायनेमिक कलर्स हैं, इसकी निट्स इतने हैं, और इस तरह से चीज़ें बढ़ाते रहते हैं। तो जो उस तरह की चीज़ें आपने दिखानी होती हैं, तो वो फिर कमर्शियल लेवल पे जब आप जाते हैं तो आप इसमें इन्होंने ये बाकी चीज़ें भी यूज़ होती हैं। बट बेसिकली आपको जितने अभी सीखने की ज़रूरत है वो RGB और CMYK के, बल्कि अभी आपको CMYK भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप कॉन्सेंट्रेट ऑन RGB, ठीक है। मेरे जहन में क्वेश्चन था, वो अगर हम कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वो है लेआउट होती है जो कि हम तकरीबन किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं? कोई एक नहीं होती, कोई देखो यानी कि हर एक की डिफरेंट है। नहीं, अब जैसे कि आपने कहा था कि 4x4 वाले में उसमें से आप निकाल सकते हो दूसरे, इस तरह की कोई और फॉर्मेट है सी जो कि बेसिक्स हो, जो कि हम थोड़ा सा इधर से राइट लेफ्ट थोड़ा उसमें अगर कर भी लें तो इशू नहीं होता? ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको हर स्क्रीन के लिए अलग से डिज़ाइन करना नहीं, पड़ता है। स्क्रीन के लिए तो करना पड़ता है, लेकिन जैसे कि इतना कि वो फॉर्मेट से मुराद क्या है आपका? प्रीसेट जो आप कर रहे हो, प्रीसेट इज़ बेसिकली साइजेस। तो उस साइज को कोई ऐसा देखो ना, साइज है जो आप कि देखो, आप फ़र्ज़ करो एक चीज़ बना ले, तो मैं कुछ दिखाता हूँ जो मैंने बनाई थी कैनवा के लिए, जो बिल्कुल स्टार्ट में बनाई थी। अगर मैं बंद कर दूँ तो कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स, अगर आप स्टार्ट वाले देखो ना, शायद ये, हाँ ये देखो, ये स्टोरीज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा ये स्क्वेरिश हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने स्क्वेयर यूज़ करना है फेसबुक के ऊपर, यूज़ तो हो जाएगा। उस यूज तो हो जाएगा, आप कह रहे हो? देखो, एक गलत पाँव में कभी भी, एक पाँव में एक ही चप्पल आती है ना हर दफ़ा, वो तो है। बट ये बड़ी टेक्निकल बात है। देखो, आप कहते हो कि यार आपके बड़े भाई की चप्पल भी आपको आ जाए, आपके छोटे भाई की चप्पल भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। देयर आर 3 पीस ऑफ स्लीपर्स इन योर हाउस, हर एक का डिफरेंट है और उसके साथ ही जचता है। हाँ, अगर आप बड़े भाई के उसके आगे थोड़ी सी रुई डाल के अगर ना पाँव घुसाओगे तो इट विल वर्क, बट वो एक तरह का काम नहीं करेगा, आपकी चाल ठीक नहीं रहेगी, उसके बाद आप भाग नहीं सकोगे। तो आपको हर एक की डायमेंशंस उन्होंने दी होती हैं कि फेसबुक के लिए आपके रेक्टेंगुलर इमेजेस हैं, उसकी ये डायमेंशन है, इंस्टाग्राम के लिए स्क्वेरिश इमेजेस हैं, आपकी ये डायमेंशन है, मैं ट्विटर के एक्चुअली ये हैं। बुक कवर की डिजाइनिंग के लिहाज से सोच रही बुक थी कवर और का भी जो डिज़ाइन है ना, वो आपको अपना पूरा डिज़ाइन उसको देना क्योंकि पड़ेगा कैनवस अदरवाइज का। का अगर हम उसको ब्लो आउट करते हैं या उसको बड़ा करते हैं तो वो पहले तो ऐसे होता था कि हम अगर उसको बड़ा करते थे तो वो एक लिमिट तक वो हो जाता था, और आप अभी भी उसको होता है। स्टैंडर्ड बुक साइजेस जो होते हैं उसके अंदर वो तकरीबन सारे मर्ज हो जाते हैं, लेकिन अब वो बुक्स की भी वो डायमेंशंस देखो, डिफरेंट होती हैं। ये हमारे पास एक कैनवस है और इसमें अगर हम इमेज में जाएं और हम आके इस इमेज का साइज़ क्या है, तो वो क्या कि जी 1000 by 800, क्योंकि हमने रखा ही इतना है, बड़ा ही रखा ठीक हुआ है। है। और इसका कैनवस कितना है, देखो दोनों को उसने अलग अलग रखा हुआ, चाहता तो वो एक पे रख सकता था। ओके, तो 1000 by 800 पिक्सल्स, अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ कि यार ये 1000 नहीं था, मैंने गलती से 1000 कर लिया था और ये 800 की बजाय मुझे 900 चाहिए था, ठीक है। और अगर मैं रिलेटिव करता हूँ तो अगर ये 1000 था और ये 800 था, तो ये उसके मुताबिक चेंज होता रहेगा। अगर मैं इसको करता हूँ ये 900 होना चाहिए, वो उस नया सेट हमारे लिए सेव कर देगा। उसने ना, हमारे नया सेट नहीं होगा, आपका कैनवस है, लेकिन आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके देखो सारी चीज़ें इसके ऊपर आपने सेट की हुई हैं, आपने लेयर्स, अब आपने इस लेयर को, वो हर अगर लेयर को आपने, सेपरेटली फिर हाँ, आपको चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब इस लेयर को अगर आपने मूव करना है, ये तो इतनी रहेगी, फिर आप इसके ऊपर दोबारा काम करोगे। तो से। आप ऐसे ही है जैसे आप ये कि आप जब भी जाते हो, जो भी आपने पेंटिंग बनानी है, आप उसमें कैनवस पहले डिसाइड करते हो। ऑप्शंस उसने दी हुई हैं, बट इट विल नॉट वर्क इन अ गुड वे। आपको ये नहीं कहेगा कि यार हाँ बस एक मैं क्लिक करूँगा सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आपने इसमें सेव की हो, जब आप उसको बड़ा करें तो पिक्सेलेट हो जाए, ठीक है। अब जैसे ये देखो, एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ये एक, जब हमने इमेज फेंका था इसके ऊपर थ्रो, इसके ऊपर एक छोटा सा एक ये
बॉक्स सा बना हुआ है, बाकी लेयर्स पे नहीं है। इस बॉक्स का मतलब होता है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि अगर ये बाहर 8000 बाई 8000 पिक्सल का है, तो हम जब इसको अपनी फ़ोटोशॉप में लेके आए हैं तो इसने अभी तक अपने वो पिक्सल मेंटेन रखे हुए हैं। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर हम इसको 200 पे भी ले आए, 200 बाई 200 का कैनवस है और हम उसको स्क्वीज़ करके ले आए हैं, लेकिन अभी तक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो वी कैन ऑलवेज इनलार्ज इट। एक्सपैंड कर सकते हैं या हाँ, स्विच कर और सकते हैं। 8000 तक ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर राइट क्लिक करो और बोलो कि यार इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, ये नीचे आगे इसमें एक ऑप्शन होगी कि रास्टराइज लेयर। अब रास्टराइज लेयर की तो उसने उसका वो हटा दिया। अब रास्टर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ये आज का टॉपिक है, तो हम इसमें फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज तक और कोई सवाल? आप तो आज फर्स्ट टाइम आइए, तो ये पीछे कौन बैठे हैं? रिमूव किए थे। अच्छा, आपने कर लिया सवाल? नहीं किया? तो इसके वो बिट होते हैं होम पेज क्या होते हैं? बिट 8 बिट जो सिलेक्ट। हाँ, 8 बिट बेसिकली यू कैन से कि 8 बिट में कम कलर्स होते हैं, 16 बिट में और होते हैं, 32 में और होते हैं। ये ऐसे ही जैसे अगर आप प्रोसेसर लेते हो तो जितने आप बिट्स बढ़ाते हो उसमें रेंज ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन आपका स्क्रीन जो 8 बिट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है, 16 में भी कर जाती है। ये बहुत एडवांस टॉपिक्स हैं, अभी इस पर बेशक ना हो आप, ठीक है ना। आपको मैं एक दिन कलर रेंज दिखा दूंगा कि ये 8 बिट कलर की कितनी रेंज होती है, जब हम उसको 16 बिट करते हैं तो हमें कितने कलर्स ऐड मिलते हैं। ठीक है, हमें उसके अंदर कम से कम एक पूरा कर्व होता है जो कि मिलियन ऑफ कलर्स का हमें इजाफी मिल जाता है। लेकिन 7 कलर्स ऑफ द रेनबोस के अलावा वो जो कलर्स मर्जिंग कलर्स। नहीं, उसके अलावा एक बात है। तो आज का हमारा ये वाला जब पिछला था ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बल्कि आज का भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया। टूल बार, स्टेटस बार, ऑप्शन बार, पैनल बार, समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई है। तो टूल बार क्या होती है फिर? चलो मैं खोलता हूँ, मुझे बताओगे कि टूल बार कहाँ पे है? वो अच्छा, ये वाला लेफ्ट। अच्छा, और ऑप्शन बार? जब आप टूल्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसके आगे ऑप्शंस आते हैं ऊपर। ठीक है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये भी समझ आ गया आपको। हिस्ट्री पैनल, हिस्ट्री पैनल मैंने बताया था। जो आपने सारे जो आपने परफॉर्म किया काम हाँ, किया लेकिन उसकी अगर सारी आपका हिस्ट्री अगर आपको बंद हो गया तो उसके बाद हिस्ट्री नहीं आएगी आपके पास, सिर्फ काम करते के दौरान की हिस्ट्री है। ओके, प्रॉपर्टीज़ पैनल, ये भी हो गया। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जैसे ये लेयर है, इसकी प्रॉपर्टी देखनी है मैंने, तो ये मैं प्रॉपर्टी पैनल यहाँ से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये बताएगा इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो जो जो हम लेयर सेलेक्ट करते जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हमने देखनी हो कि ये इसकी क्या सूरत हाल क्या है, इसकी विड्थ हाइट कितनी है, ये किस पोजीशन पे है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके, तो ये भी बता रही है कि ये इसकी हाइट विड्थ ये है और ये एक्स पे ये 0 पे पड़ा हुआ है, वाई पे ये 235 पिक्सल पे पड़ा हुआ है। अभी आप सिर्फ इसके ना यूज़ टू हो जाओ इसके लेआउट के, फिर उसके बाद हम मज़ीद चीज़ें सीखते रहेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग लेयर्स, चलो ये एक नया टॉपिक है, इसको हम अभी शुरू करते हैं। ये मैं सारी लेयर्स राइट क्लिक की और मैंने राइट क्लिक करके डिलीट लेयर्स कर दी, मेरे पास एक लेयर आ गई। अब ट्रांसफॉर्म क्या है? बेसिकली अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ एक नई लेयर पे, और मैं उसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। अब ट्रांसफॉर्म ये होता है कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी? देखिए, हाँ जी। अच्छा, वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स वो भी बेसिकली ट्रांसफॉर्म होते थे, अपनी ऑप्शन अपनी फॉर्म चेंज करते थे, ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि आपने अगर इसकी चेंज करनी है कि यार इसको मैंने बड़ा करना है, छोटा करना है, इसको मैंने घुमाना है, इसको मैंने कुछ भी करना है, तो उसके लिए यूज़ होता है। तो उसकी एक लेयर में जाके आपको, या एडिट में है या लेयर में, इसकी शॉर्टकट याद कर लें, बेशक मे बी ये लेयर में हो। कंट्रोल टी करेंगे ना तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओपन कर देगा। अब आप इसके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको एक साइड से बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक साइड से बढ़ेगा, अगर आप वैसे करेंगे तो ये इसकी प्रोपोर्शन सेम रखेगा वो।
ये नए वर्जन्स में हुआ है। पहले वर्जन में ये होता था हम ऐसे बढ़ाते थे तो ड्रैग हो जाता था, शिफ्ट बढ़ाते तो प्रोपोर्शन सेम रखता था। तो ये अगर आपको कभी पुराने वर्जन में काम करने का मौका मिले तो आपने घबराना नहीं, जस्ट ये शिफ्ट का कमाल है और कुछ भी नहीं। अगर आपने इसको घुमाना है तो अगर आप इसके कोने पे लेके आएंगे, यू कैन सी द कर्सर इज चेंज नाउ, आप इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, फर्ज करो मैं, अगर आपको यहाँ तो समझ नहीं आ रही, मैं एक कोलाज बनाता हूँ और मैं एक तस्वीर ले आता हूँ। यहाँ पे जो भी चीज़ आप लेके आते हैं वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन में ही खुलती है, इसके गिर्द घुसा रहे हैं। मैंने इसके अगेंस्ट लेके गया और मैंने कहा मैंने इस तरह करके लगानी है और ये की मैंने, ठीक होगी। ट्रांसफॉर्म और क्या करता है, जब हम इसको कंट्रोल टी करते हैं तो इसकी सारी ऑप्शंस ऊपर आ गई हैं कि एक्स पे ये है, वाई पे ये है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें किसी एक पॉइंट को इनलार्ज करना है हमने, तो कंट्रोल प्रेस करेंगे और वो पॉइंट पकड़ के हम घसीट देंगे। तो ट्रांसफॉर्म इज़ बेसिकली चेंजिंग द शेप्स। आप चाहते डायमेंशन क्या आप उसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हो, उसके कोनों को छेड़ सकते हो, या ये कोना मैंने ऐसे करना है, ये कोना मैंने अंदर लेके जाना है, ये कोना मैं घसीट लेता हूँ, इस कोने को भी मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी से शेप बन गई। तो ये आपके पास पहले स्क्वायर था, आपने इसको शेप बना ली। जब कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये आपकी ऐसे एक बॉक्स में शेप आ जाएगी, इसको आप ट्रांसफॉर्म करते हो। फ्री ट्रांसफॉर्म भी होता है, और आपके इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस भी दे देगा। फ़र्ज़ करो आप कहते हो कि ये मैं चाहता हूँ कि 180 एंगल पे रोटेट हो जाए, आपने 180 एंगल पे रोटेट कर लिया उसको। अगर आप चाहते हो कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो 90 के एंगल पे, दोबारा जाओगे, दोबारा करोगे, 90 के एंगल देगा आपको। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अगर आप तस्वीरों में जाओ तो होता है ना, तस्वीरें ऐसी होती तो आप ऐसे करना चाहते हो कि यार ये अगर किसी के यहाँ तिल है तो यहाँ राइट पे आ जाए, लाइट है तो लेफ़्ट पे आ जाए, तस्वीर पूरी इधर को इधर कर देते हो, तो उसके लिए आप फ्लिप वगैरह यूज़ करते हो। फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी ट्रांसफॉर्म के अंदर। इसमें कोई सवाल? अच्छा, ट्रांसफॉर्म यूज़ कहाँ पे होता है? ज़्यादातर होता है जब हमने कोई चीज़ को बड़ा छोटा करना है, मतलब हमने कहीं कोलाज बना रहे हैं, कोई इस इमेज को इतना करके रखना है, दूसरे इमेज को इतना करके रखना है, तो हम उसमें एक एक लेयर को ट्रांसफॉर्म करेंगे और हम उसमें लगा लेंगे। तो एक बोनस टिप आपको देता हूँ कि यहाँ से अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी स्केलर, हमें कुछ इस तरह की मेजरमेंट टूल नज़र आ जाए कि हम कितने ड्रैग कर रहे हैं, कितना हम छोटा कम करें, हम ये शो पे जाके ना, अगर हम शो से नहीं, ये रूलर्स है, जब हम रूलर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास रूलर आ गए, एक लेफ़्ट पे भी एक राइट पे भी। ठीक है, अब रूलर्स पे ये होता है कि हम अगर रूलर के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करते हुए लेके हैं तो एक हमें एक पॉइंट देता है, वो आपको बताता है कि ये ऊपर से ये इतना है। राइट क्लिक करेंगे इस पर तो ये बताएगी पिक्सल्स दिखा रहा है। अगर आप इंचेस देखना चाहते हैं, आप इंचेस देखना चाहते हैं, इंचेस लगा दें हम इसमें। अगर आप कहते हैं कि मैंने हर तरफ से एक एक इंच का पोर्शन छोड़ना है, मैंने पैडिंग देनी है, उसका हम एक टर्म यूज़ होती है पैडिंग कहते हैं। हम पॉइंट्स देना चाहते हैं, परसेंट देना चाहते हैं, तो हम बेसिकली पिक्सल्स आप कह लो, पिक्सल्स हो गए, तो इसको नाम देते हैं गाइड का। इस पर क्लिक किया, दोबारा ले आया, एक और गाइड लगा दी, ऊपर से लेके आनी है तो ऊपर से लेके ये गाइड लगा दी, और एक गाइड नीचे लगा दी। तो इन गाइड्स का क्या फ़ायदा होता है कि गाइड्स लगाने से ना हमारे जहन में एक पूरी एरिया आ जाता है कि यार ये एरिया हमारे पास इतना है, लेकिन हमने इतने इतने मार्जिन पे चीज़ें रखनी है। तो ये कहाँ से शो हो रहा है हमें? व्यू अगर हम करें रूलर्स पे, रूलर्स मैंने दोबारा क्लिक किया तो रूलर्स गायब हो गए, गाइड्स रह गई। अगर मैं गाइड्स को क्लियर करना चाहता हूँ तो मैं क्लियर कर दूँगा तो क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये क्लियर हो गई हैं। लेकिन मैं हाइड करना चाहता हूँ तो शो और हाइड में यहाँ पे गाइड्स होंगी, ये टेम्परेरी गायब हुए हैं। मैं दोबारा इस पे जाऊँगा, शो में गया, मैंने गाइड्स पे क्लिक किया, मैं दोबारा ऑन हो गया। तो कई दफ़ा हमें होता है कि गाइड्स ऑन ऑफ करके देखनी पड़ती है। इसकी मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा हमने पहले लेक्चर में एक ये यूआई का देखा था। अब ये सारी गाइड्स लगी हुई हैं इसमें, ठीक है, और आपको बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन आपको
लगाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप चाहते हो कि यार ये मेरी जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये गाइड देखो तो ये गाइड इसके लिए लगाएगी, ये भी बेस्ट डील्स के नीचे लगाएगी कि टैक्स से ऊपर ऊपर रहे। अगर मैं इसको व्यू में जाके शो गाइड्स को मैं ऑफ़ करता हूँ, ये गाइड्स ऑफ हो जाती है। इसकी एक शॉर्टकट की है कि कमांड इन मैकबुक और कंट्रोल इन विंडोज़, और ये आप सेमी कॉलन एक की होती है, ये कॉलन वाली की होती है, इसको दबाओगे तो ये शुड टर्न ऑफ ऑन होती रहेगी। तो ये गाइड्स आपकी यूज़ होती हैं आपके कैनवस को डिटेल देने के लिए। तो हम काम कहाँ से एक शुरू करते हैं, जिस तरह से अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, एक मैं नया एक शुरू करूँ। हम जो भी कैनवस ओपन करते हैं ना, हम सबसे पहले उसके रूलर्स ऑन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमने इसमें गाइड्स जो लगानी है वो पिक्सल्स में होंगे या इंचेस में होंगी। पिक्सल्स में लगाते हैं, फिर एक गाइड हम यहाँ तो ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, या ये लाइट्स ऑफ करवा दें। आप बताया हो कि एक बंदा, बताओ, उठो उठो। नहीं नहीं, मेरे पास आज चॉकलेट नहीं है। ओके थैंक्स। गाइड्स लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, आप यहाँ ऐसे भी लगा सकते हो कि एक नई गाइड लगाना चाह रहे हैं, न्यू गाइड, वो आपसे पूछेगा जी हॉरिजॉन्टल लगानी है वर्टिकल लगानी है। मैं कहता हूँ यार कि मेरे पास वर्टिकल लगानी है ऊपर से नीचे, और ये कितनी पोजीशन पे लगानी है, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल की पोजीशन पे लगा दे, वो एक गाइड लगा देगा। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो उसने 10 पिक्सल के फासले पे गाइड लगा दी। अगर मुझे पिक्सल्स नहीं मालूम, मुझे परसेंटेज मालूम, तो मैं कहता हूँ कि ये 5% ऑफ द कैनवस, ये मेरी गाइड लगा दे। ठीक है, इस तरह से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एक हम पूरा उसको एक लेआउट दे सकते हैं कि हमारे ग्रिड का लेआउट क्या होगा। तो हम बताएं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स इतने होंगे और रोज़ इतनी होंगी। रोज़ अगर हमारे पास हैं, कॉलम्स होते हैं ऊपर से नीचे, रोज़ होती हैं हमारी लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, हमने कितना मार्जिन रखना है लेफ़्ट राइट से, 20 पिक्सल का मार्जिन रखा हुआ। अगर मैं कहता हूँ कि यार ये 10 पिक्सल का होना चाहिए, तो एक उसने टॉप का 10 पिक्सल कर दिया, लेफ़्ट का भी 20 है, इसका भी मैं 10 कर देता हूँ। ये बॉटम है, इसका भी 10 कर दिया, ये राइट है, इसको भी 10 कर दिया। तो ये बस मेरे मार्जिनस हैं। अगर मैं कॉलम्स नहीं चाहता और सिर्फ मार्जिनस चाहता हूँ, तो ये मेरा हिसाब होगा। अगर मैं इसमें कहता हूँ यार 10 की मुझे पता तो है नहीं, मैं 5% रखना चाहता हूँ, देखते हैं इसमें काम करता है कि नहीं। 5%, 5%, 5% एंड 5%। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो हम जिस तरह से प्रोफेशनली काम करते हैं, आप जितनी भी अच्छी डिज़ाइंस देखोगे, कोई भी बुक देखोगे, कोई भी चीज़ें दीवारों से नहीं लगी हुई, उसमें लेफ़्ट राइट से, जितना लेफ़्ट से ऑप्शन है उतना राइट से भी ऑप्शन होगा, उतना टॉप से भी होगा। कभी कोई देखा है प्रिंट हुआ बिल्कुल बॉटम पे जाके एज पे हुआ हो प्रिंट? कोई मैगज़ीन देखा हो या कोई देखा हो? हम यहाँ से कोई मैगज़ीन पकड़ लेते हैं, फ़र्ज़ करो कोई भी उठा लेते हैं। ओके, ये कौन है? माई फील लॉट। ये देखो जितनी पैडिंग दी हुई है उसने यहाँ से भी दी हुई है, लेफ़्ट से भी दी हुई है, राइट से भी दी हुई है। ये बिल्कुल नीचे टच नहीं हुआ हो कभी, मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं कि हम उसके अंदर शुरू में स्केल्स को सेट करते हैं, ग्रिड सेट करते हैं कि यार ये हमारा एरिया है, और ये एरिया हमें जो मदद करता है कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारे सामने वो पूरे एक ब्लू बार्स नज़र आ रही होती हैं, जो कि हमें बताती है कि हमने इससे इस तरफ नहीं जाना। फ़र्ज़ करो मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ इसके ऊपर, और मैं कहता हूँ कि बुक कवर, बुक टाइटल, मूव टूल पकड़ता हूँ मैं और इसको मैं ले जाता हूँ। मैं यहाँ से इसके ऊपर आऊँगा ना, अगर आप जब काम कर रहे होंगे तो इसके ऊपर आके बाकायदा वो रुकेगा, बैरियर बनाएगा, एक सेकंड का पॉज देगा आपको कि यार यहाँ रुक जाओ, इससे लाइन।
अब जब यहाँ करोगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि यार ये मेरा ऐसे ड्रैग हो रहा है, मुझे यहाँ रखना है। अब ये तो हमारी परसेंटेज थी ऊपर से नीचे रखने की। अगर हम एक नई लेयर ऐड करना चाहते हैं, हम कहते हैं यार बुक टाइटल ना मेरा थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो मैं एक नया ऊपर से ले आता हूँ, ऐसे भी ला सकता हूँ और मैं न्यू गाइड करके भी ला सकता हूँ। लेकिन आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर रूलर पे क्लिक करो, इसके साथ नीचे ले आओ और ये यहाँ पे लाके मैंने बी के ऊपर लगा दिया। जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो उसी में बुक टाइटल वाला सेक्शन है उसको इसका लेयर से कोई ताल्लुक नहीं, इसका कैनवस से ताल्लुक है। कैनवस मतलब यानी कि उसको ही सिर्फ वो मार्जिन दे दिया उसने कि मार्जिन इज़ बेसिकली हमारी ईज़ के लिए होता है कि हमने अपने डिज़ाइन को कॉम्प्लेक्स बनाना है, या हमने उसको ईज़ी बनाना है कि यार हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो जंबल ना हो रही हों बीच में एक दूसरे के। अगर हम लेयर चेंज करेंगे फिर इसका लेयर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका लेयर से कोई ताल्लुक नहीं जितनी मर्जी हम लेयर्स ऐड करेंगे सारे मार्जिन है, एज इट इज़ ही रहेंगे। सब लेयर्स पे शो हो जाएंगे। ये देखो इस पे भी शो हो रहा है, इस पे भी शो हो रहा है, ये मार्जिन आपके कैनवस से रिलेटेड है। यानी कि बैकग्राउंड में ये बेसिकली आप समझे देखो इनविजिबल जब भी आप एक जैसे गिफ्ट बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो, तो आप शुरू में हल्के हल्के निशान लगा लेते हो ना कि यार ये मेरा एक जो मॉडल है यहाँ से शुरू होगा, यहाँ ख़त्म होगा। आपको एक अंदाज़ा हो जाता है जब आप दूर से देखते हो फिर तो यार ये मॉडल थोड़ा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा नीचे से होना चाहिए। तो इस तरह के ये एक तरह के आपकी डायरेक्शंस होती हैं। लेफ़्ट से भी लगा सकते हैं, राइट से भी लगा सकते हैं। ये हो गया। तो ये हमने एक और टॉपिक आज कवर कर लिया अपने के ट्रांसफॉर्मिंग लेयर्स, प्रॉपर्टीज़ पैनल। एक नया बोनस टिप आपको दे दी कि हमने गाइड्स कैसे लगानी है। कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास इसमें एक ऑप्शन आती है विंडोज़ में पैराग्राफ्स की, और इसके साथ ही कैरेक्टर्स की आती है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये मेरी बुक टाइटल एक टेक्स्ट है, इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, क्योंकि हमने यहाँ से टी सेलेक्ट किया था, टेक्स्ट लेयर बनाई है हमने। और मैं इस पर जाके अगर डबल क्लिक करता हूँ तो वो कहता है यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, जो ऑप्शंस बाहर आ रही है यहाँ से क्या है, या आपने ये लगाना है फ़ॉन्ट तो उसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। इसमें रेगुलर लगाना है, आपने 60 लगाना है, 70 लगाना है, 16 लगाना है, कुछ भी लगाना है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस बहुत कम है, आपने अलाइनमेंट करनी है, लेफ़्ट करनी है, राइट करनी है, जो भी करना है। लेकिन जो अगर आप कैरेक्टर्स में आओगे ना तो उसमें आपको बहुत सारी ऑप्शंस और दे देगा। सबसे पहली ऑप्शन इसमें होती है कि जो आपस में कैरेक्टर्स का डिफरेंस है, जैसे बुक बी और ओ के दरमियान जो डिफरेंस है वो कह रहा है 170 है। अगर आप इसको 0 कर दोगे ये बिल्कुल साथ कर देगा उसको। आप कहते हो कि यार मुझे 5 देना है, स्लाइट डिफरेंस दे देगा। आप इसके अंदर लिख भी सकते हो 60 और एंटर। माइनस में आपके, ये बहुत अच्छा सवाल है, -10 करते हैं तो देखते, मैंने आज किया नहीं वैसे, नहीं वो 0 पे ले आया। वो कह रहे हैं माइनस में ना जाएं क्योंकि वो लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। ओवरलैप हो जाएगा आई गेस ओवरलैप हो जाएगा। और इस पे आसानी के लिए ये भी होता है कि हम बार बार टाइप क्यों करें, अगर हम इसके इस वाले हिस्से पे आए ना जहाँ पर आपको 2 एरोज़ नज़र आ रहे हैं, इस पर माउस लाता हूँ तो एरोज़ पे कन्वर्ट भी हो जाता है। अगर मैं प्रेस करके रखता हूँ और मैं राइट को ड्रैग करता हूँ तो वो राइट को बढ़ाना शुरू हो गया, बिसाइड्स के आपको नहीं पता कि नंबर क्या है। और मैं लेफ़्ट को करूँगा तो लेफ़्ट को करना शुरू हो गया। और अगर ये मेरे पास एक बुक टाइटल इज़, फ़र्ज़ करो ये है, और ये मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जो ऊपर वाला है वो लाइंस का डिफरेंस बताता है, जो नीचे वाला है वो कैरेक्टर्स का है। उनकी आपको देखने से भी पता लग जाएगा कि 1 लाइन और 2 लाइन और उनका आपस में डिफरेंस। अगर मैं 0 ऑटो कर दूंगा वो ऑटो पे ले आएगा, जो उसको लगता है बेहतर है। और आप उसको 6 कर लेते हो, हाँ ये 6 में एक दूसरे के लाइंस क्रॉस में आ गई। पे तो 14 होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से ड्रैग करके राइट पे ले जाओ और जहाँ पर आपके डिज़ाइंस के मुताबिक आपको सूट करे वो ले आओ। तो कैरेक्टर्स की आपस की स्पेस और लाइंस की आपस की स्पेस ये आपको कहाँ से मिलेगी, कैरेक्टर के पैनल से। कैरेक्टर का पैनल कहाँ पे होता है, अगर हमसे गुम हो जाए तो विंडोज़ में गए,
एंड वी गो फॉर कैरेक्टर्स। ये नज़र आया, इसको हम यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। हम इसको, अगर हमारे पास बड़ी स्क्रीन है तो हम उसको फ्लोटिंग भी रख सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, हाँ देखो, एक मज़ेदार ये कि उसमें हमें जाके सारा सेलेक्ट करके करना पड़ा था। इसके अंदर हमने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ, लेकिन हम माउस ओवर लाते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी वो बताता है कि ये वाला फ़ॉन्ट कैसा लगेगा इसके साथ। तो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है फ़ॉन्ट? ये है, आपको ये फ़ॉन्ट फर्स्ट ग्रुप पसंद आया, आपने ये रख लिया, आपने उसका साइज़ रख लिया। और इसमें भी साइज़ में भी ये है कि आप राइट को ड्रैग करोगे तो बड़ा कर देगा फ़ॉन्ट साइज़, लेफ़्ट को ड्रैग करोगे तो कम कर देगा, क्लिक एंड ड्रैग। बाकी क्या चीज़ें हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपको हॉवर करके बता देगा कि बोल्ड करना है, अगर सारे कैपिटल करने हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हो कि फर्स्ट कैपिटल हो, सेकंड वो हो, और लेकिन वो हो भी कैपिटल में, लेकिन उसका साइज़ छोटा हो जाए। देखो OOK जो लिखा हुआ है बुक का वो है कैपिटल में, लेकिन वो इटैलिक करना, इटैलिक कर लो। तो ये हमारी एक ईज़ के लिए उन्हें दिया हुआ है कि आपको करेक्टर से रिलेटेड जितनी भी सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जब आपने कुछ लिखा है, अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, कलर कहाँ से चेंज करेंगे, ये कलर है, इस पर क्लिक कर लें आप, और इसके लिए आपको पहले सारी लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी ये, और आपने जैसे जैसे करते जा रहे हैं वो आपको प्रीव्यू दिखाता जा रहा है। इसमें कोई मुश्किल? ओके, अब इन दोनों को हमने सेंटर लाइन करना, तो हम क्या करेंगे? ऊपर सीढ़ियों से? नहीं नहीं, अच्छा हाँ, कहाँ पे? आपने उधर से वो पार्ट में जाके मेन्यू पार्ट पे सबसे शार्प कौन है इनमें? हाँ भाई, क्या हाल है? आपसे आगे जो बैठा, कैसे करेंगे सेंटर लाइन, वर्टिकली सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर? मेन्यू बार में आ रहा है किधर वो ऊपर यार, शार्प किधर ऊपर भेज रहे शार्प हो? के इससे साथ ऊपर कोई, देखो हम दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, हम लेयर पे जाएंगे या हम इस पे जाएंगे, ये और ये नहीं हो रहा, सर वो डायरेक्टली पहले भी आ रहा था वहाँ पे ऊपर बार में। नहीं हो रहा। वो उन्होंने वहाँ से हटा दिया था ना, वही कहीं वो उसमें लेयर्स के नीचे था पहले। ये मेरे लिए भी एक सवाल है कि ये क्यों नहीं हो रहा। आपने हटा दिया था वहाँ से, डिलीट कर दिया था। अच्छा, अगर मैं इस लेयर को कोई कलर दे देता हूँ, क्योंकि अभी खाली है तो उसको लेयर समझ नहीं आ रही, इस लेयर को मैं ये कलर दे देता हूँ। ओहो, ये कितना गंदा कलर आया यार फ़ॉन्ट का। इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है। मैं ये अब मुझे करना है, हम देखते हैं अभी करने देता है कि नहीं। अब मान गया। अब क्यों माना भाई? क्योंकि पहले वो लेयर थी नहीं, लेयर वाज एम्प्टी, इट वाज ओनली हवा थी उसमें। तो उसने कहा यार किसको किससे सेंटर करूं, दो लेयर्स को जब आप आपस में लिंक करोगे तभी उसको पॉइंट्स मिलेंगे ना, कि इसका और इसका सेंटर क्या बनता है और इसका और इसका सेंटर क्या बनता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस चीज़ को भी आप सेंटर कर रहे हो वो लेयर एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। सही हो गया। अब पैराग्राफ के ऊपर जाते हैं कि ये हमारे पास ये कैरेक्टर हो गए। हम पैराग्राफ्स देखते हैं क्या होते हैं। विंडो में गए, यहाँ से हमने पैराग्राफ्स ओपन किए। पैराग्राफ में पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ें, सेंटर लाइन करना है, ऐसे करना है, और डिफरेंट चीज़ें ये मैंने कभी यूज़ नहीं की कि ये कितना होना चाहिए इसमें, अगर हम ज़्यादा करें तो ये क्या करता इससे ऊपर अलाइनमेंट्स आ रही हैं, अगर हम उनको डायरेक्टली यूज़ करें। है। कौन सी वाली? जहाँ पे पैराग्राफ का वो आ रहा है ना बॉक्स, उससे ऊपर भी अलाइनमेंट्स हैं।
हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ें नहीं आ रही ना, ये वाली। और वैसे ये कभी यूज़ नहीं हुई, लेकिन अगर आपको ऊपर से काम चल रहा है तो आप ऊपर से कर लें। ये सारी इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, टी को सिलेक्ट किया हुआ है, और आपके ऑप्शंस जो आ रही हैं ऑप्शन बार में वो टेक्स्ट से रिलेटेड आ रही हैं। जो ऊपर भाई ने जब क्वेश्चन किया वो वाइट से सिलेक्टेड हुआ हुआ उसके साथ ही, ये कलर है। हाँ तो वो वाइट वाली लेयर को अलाइनमेंट करेगा ना उसकी उसके साथ। नहीं अलाइनमेंट नहीं, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है कि Text की लेफ़्ट alignment। अलाइन करना है टेक्स्ट, राइट अलाइन करना है। लेफ़्ट अलाइन का मतलब है कि ये आपका लेफ़्ट से शुरू होगा और अगला जो आप लिखोगे वो भी लेफ़्ट पे आएगा, ठीक है। अगर मैं सेंटर कर देता हूँ तो वो सेंटर अलाइन कर रहा है उसको। और अगर मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करूँ तो अब आपको लगेगा कि यार ये सेंटर, इसलिए इसको सेंटर इसलिए बनाया इसने, ये सेंटर है। राइट अलाइन करना हो तो राइट अलाइन। अच्छा, आप अगर मूव टूल से इसको मूव करना चाहते हैं, अगर मूव टूल आपको बार बार पिक करते हुए कोई मसला हो रहा है ना, तो आप कंट्रोल प्रेस करके ना फिर भी मूव कर सकते हैं। अभी मैं आपको कोई भी शॉर्टकट की नहीं सिखा रहा, उससे कन्फ्यूजन होती है। कुछ लोग कहते हैं शॉर्टकट होनी चाहिए, ठीक है। आप वी दबाएंगे तो मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा, बी दबाएंगे तो ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा, टी दबाएंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। अभी आपने सिर्फ देखना कैनवस क्या होता है, टूल्स कौन कौन से बेसिक हैं, पैराग्राफ सेटिंग्स क्या होती हैं, कैरेक्टर सेटिंग्स क्या होती हैं, वर्क स्पेस कैसे बनानी है, ये व्यू क्या होता है, स्टेटस बार क्या होती है, कौन कौन सी ऑप्शंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं, कौन कौन सी नहीं आ रही। हमारा कैरेक्टर्स भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। आज के लिए हमारा एक जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो है वेक्टर और रास्टर। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? अच्छा एक बताएं कि कभी किसी बंदे ने देखा है कि पुराने ज़माने की कोई मोबाइल की तस्वीर हो, वो नई स्क्रीन पे खोल के देखी हो तो बड़ी ब्लर आ रही हो? पिक्सलेट हो जाती है क्यों होती है पिक्सेलेट? उस जमाने में, आई गेस पिक्सल का वो कोई रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन कैमरा पुराना था, सही बात। तो उस दौर में आज का कैमरा कैसे ला सकते थे? देखो एक तस्वीर है, उसकी विड्थ है 200 पिक्सल और हाइट है 200 पिक्सल, वो पिक्सल से मिलके बनी है। आप उसको, एक फ्रेम है 800 पिक्सल बाय 800 पिक्सल, उसको खींच के लगाओगे तो फट जाएगी, क्योंकि उसकी औकात ही 200 पिक्सल वाली है, ठीक है। हम उसको खींच के लगाएंगे तो वो, उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। आप किसी को कोई भी उसके अंदर नहीं बता सकते कि इन्हीं कलर्स को एक्सटेंड कर दो, इन्हीं ग्रेडियंट्स को एक्सटेंड कर दो और बढ़ाते जाओ, ठीक है। इवन वो उसका फेस का कलर चेंज कर देगी। अगर इसमें भी आप देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अगर कि एक चीज़ करते हैं, इसको मैं करता हूँ डिलीट और इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। और मैं इसकी बजाय ग्रेडियंट करता हूँ, ये ग्रेडियंट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ ये बनता कैसे है, मैं एंड तक जूम कर लेता हूँ। ये जो एक एक बॉक्स नज़र आ रहा है ना आपको, ये एक पिक्सल है, और एक पिक्सल में एट ए टाइम एक ही कलर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पिक्सल का कुछ हिस्सा वो एक कलर से दे और पिक्सल का दूसरा हिस्सा दूसरे से दे। थोड़ा थोड़ा साथ होते जाओगे तो आपको लगेगा यार इससे भी डार्क पिक्सल आ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाओगे। वो वन बॉक्स में ही एक ही कलर है। मैं ये तस्वीर खोल लेता हूँ, ठीक है। ये इन बॉक्सेस से मिलके बनी है, इसके साथ वाले बॉक्स का कलर कुछ और है, मतलब इस पिक्सल का कलर कुछ और है। इसका मतलब है कि ये पिक्सल्स इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने ये मिलके ये ड्रामेबाजी की, मतलब ये तस्वीर बनाई। लेकिन हम जब इसको
बहुत सारे एक डेंसिटी लेवल पे देखते हैं कि यार 1 इंच के अंदर कोई 1000-2000 पिक्सल है, तो हमारी आई देख नहीं पाती एक एक पिक्सल को, ठीक है। तो हमें क्लियर पिक्चर नज़र आती है। आप देख लो 24 इंच की स्क्रीन होती है, 30 इंच की, उसमें ही आपकी पहले 720 रेजोल्यूशन चलती थी, नॉर्मल रिज़ल्ट आता था। अब HD चलती है, ज़्यादा पिक्सल उसी स्क्रीन के उसी इंचेस में उतने ही स्पेस पे उन्होंने ऐड कर दिए, क्लियर क्रिस्प रिज़ल्ट आ रहा है। तो जितने आप पिक्सल, एक पिक्सल एक कलर का है, लेकिन 1 इंच के अंदर जितने आप पिक्सल डालोगे वो आपके रेजोल्यूशन को और उसकी शार्पनेस को इंक्रीज़ करेगा। लेकिन कहने का मतलब है ये हैं तो ये पिक्सल्स, इसको हम जब भी बड़ा करेंगे इसकी साइज़ से, अगर इसके साइज़ है, इसका कितना साइज़ है देख लेते हैं हम। इमेज का साइज़ देखने के लिए इमेज साइज़ पे जाएंगे। इसकी विड्थ है 1440, इतने पिक्सल्स हैं। हाइट इसकी है 900। अगर मैं इसको 2000 पिक्सल वाइड करना चाहता हूँ तो ये फट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स ही 1440 हैं और 900 इसके वो हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी पिक्सल्स होते हैं हम उसको बेस्ट उसी में ही देख सकते हैं। हाँ, इसको अगर मैं कम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ब्लरी हो जाएगा। थोड़े लेवल तक हमें 1500 अगर मैं करूँ तो मे भी हमें नज़र ना आए, लेकिन जो डिज़ाइनर की आँख होगी वो देख लेगी कि यार यहाँ से ब्लरी हो रहा है, ये इतना क्यों है, पीछे देखेगा यार ये तो पिक्सलेटेड इमेज लगा दिया आपने। तो हम छोटा कर सकते हैं पिक्सल्स से बने हुए इमेज को, जो रास्टर, इमेज को रास्टर भी कहते हैं। ऐसा सेकंड वर्ड इज़ रास्टर, कि रास्टर जो होते हैं ना वो पिक्सल से मिलके बना होता है। उसको आप छोटा कर सकते हैं, वो फटेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसको उसके नंबर ऑफ पिक्सल से बड़ा करोगे, उस कैनवस में बड़ा करोगे, तो वो पिक्सलेट हो जाएगा। इसके मुकाबले में आप देखो, एक चीज़ कुछ ऐसी भी होनी चाहिए थी जो फटे ना। जैसे आपने देखा होगा कि ये हवावे का लोगो है, फ़र्ज़ करो, ये मेरे मोबाइल पे भी है, ये बिलबोर्ड पे भी लगा होता है, ये किसी एरोप्लेन पे भी लगा होता है, ये किसी बहुत बड़े किसी कैनवस पे भी लगा होता है, ये फटता नहीं है। तो लोगोज़ जिस तरह डिज़ाइन होते हैं, वो कुछ वो शेप्स होती हैं, डिज़ाइन होती हैं, वो वेक्टर्स मिलते हैं, वो पिक्सल से मिलके नहीं बनते, वो पाथ से मिलके बनते हैं। वो आप बताते हो कि यार ये राउंडेड शेप है या इसकी कुछ और शेप है, तो जितने भी आपके शेप्स होती हैं या इवन टेक्स्ट होता है फ़ोटोशॉप में, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो वेक्टर होता है। देखो ये इसका हम कभी भी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं। मैं कहता हूँ यार इसका 969 होना चाहिए, 9 बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन चलो हम यू कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन यू पिक्सलेट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है जब तक कोई चीज़ वेक्टर रहती है, जब हम वेक्टर बनाते हैं, अभी तक लिए यही सोचते हैं जो वेक्टर होते हैं वो पाथ से मिलके बनता है, पॉइंट्स, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जैसे शेप्स होती हैं, सर्कल, सर्कल को बड़ा भी कर लेंगे, छोटा भी कर लेंगे, तो वो पिक्सलेट नहीं होगा। और जो रास्टर होता है या जो इमेज होता है वो हमेशा पिक्सलेट होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट वर्जन होगा ना वो इलस्ट्रेटर पे भी होगा, तो उसमें हम वेक्टर्स बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। तो वेक्टर्स जितने भी आपके बनते हैं, जैसे ये आप देख रहे तोता मैना बने हुए हैं, जो भी बने हुए हैं, यहाँ ये एक फाइल, इलस्ट्रेटर में नहीं डिज़ाइन होते, आपके फ़ोटोशॉप में भी हो जाते हैं। हर वो चीज़ जो कि वेक्टर बना सकती है वहाँ लोगो डिज़ाइन हो जाता है, फिग्मा में भी हो जाता है, ठीक है। कोई भी आपको टूल आया वो कहे यार मैं आपको पाथ से बड़ी हुई बनी हुई चीज़ें बना के दे सकता हूँ, तो आप उसके लिए वो कर सकते हो। हाँ, अब ये देखो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना, ये AI फाइल है, ये PSD नहीं है, ये इन दो चीज़ों से मिलके बनी है। अगर मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा पाथ है, ठीक है। लेकिन
ये प्रिंट नहीं हो सकता, AI फाइल प्रिंट नहीं हो सकती एडोबी की। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने साइज़ का हमें इमेज बनाना है, बिलबोर्ड के लिए बनाना है, तो इससे उतने साइज़ का एक इमेज निकालेंगे और वो इमेज लेके जाएंगे उस कैनवस पे और फिर प्रिंट कर लेंगे। अगर हमने पेंसिल पे करना है तो छोटा करेंगे इसी से और एक प्रिंट ले लेंगे। इसका कोई, इससे आप जितने मर्जी साइजेस निकाल सकते हैं। आप एक नया कैनवस लें और इस वाली फ़ाइल को आप 9000 बाई 9000 पिक्सल बड़ा कर लें, ये नहीं फटेगी। उससे आप एक इमेज बना लें, इमेज को आप अपने 9000 वाले कैनवस पे फेंक दें, वो नहीं फटेगा। ये हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह और ये आपसे भी करवाएंगे। लेकिन आपने बस ये ध्यान रखना कि जो वेक्टर होता है, ये शेप्स और जितने भी टेक्स्ट होते हैं या जितने भी लोगोज होते हैं हम वेक्टर्स में बनाते हैं ताकि जितने भी हम स्केल करना चाहें वो पिक्सेलेट ना हो। और लेकिन इन द एंड बनता उनका इमेज ही है जो प्रिंट होता है और यहाँ जो वेब पे नज़र आता है। ठीक हो गया? तो मेरा ख्याल है आज के लिए हमने क्या क्या कवर किया। टेक्स्ट की कुछ चीज़ें कवर कर ली हैं, पैराग्राफ्स हैं, पैनल्स हैं, हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं, हम कैसे रूलर्स शो ऑफ करते हैं, स्नैप टू हम नेक्स्ट देखेंगे, गाइड्स कैसे लगाते हैं, अपने कैनवस को कैसे देखते हैं, स्टेटस बार देख लिए। तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि ये लेक्चर अब मेरी तरफ से ख़त्म है, लेकिन क्वेश्चंस आपके अब शुरू होंगे, तो फिर आप क्वेश्चन करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या नाम है आपका? फ़हद। फ़हद से क्वेश्चन के बगैर कोई नहीं जाएगा आज। इतना कुछ बाद में पढ़ा है, वो तो पिछले थे ना, नए का सब समझ आ गए। जो कहेगा ना सब समझ आ गया वो इधर आएगा। अच्छा, ये बताओ वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, जो वेक्टर होता है वो उसका हम कितना बड़ा कर सकते हैं? अच्छा, और रास्टर को? और एक रास्टर से हम वेक्टर बना सकते हैं? अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चंस करें यार। हमारे पास 15 मिनट है, फिर हमारा टाइम 7 बजे तक था, तो हम फिर ख़त्म, बल्कि 15 मिनट नहीं है, 13 मिनट है। हाँ करो क्वेश्चन। स्क्वायर, देखो स्क्वायर इस कैसे होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है कि हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करके उसमें कलर कैसे कर सकते हैं। अगर हमने कोई रेक्टेंगुलर सर्च सिलेक्शन करनी है तो हम ऐसे करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट रेक्टेंगल हो तो शिफ्ट प्रेस कर देंगे, तो हम अगर आगे पीछे मूव भी करते हैं तो वो उसकी प्रोपोर्शंस ख़राब नहीं करेगा। लेकिन ये हमारा रेक्टेंगल नहीं है। अब ये एक तरह का रेक्टेंगल बन गया क्योंकि इसमें हमने कोई कलर डाल दिया। हम कंट्रोल टी करेंगे तो हमें इसके सारे एजेस बता दें कि ये इसके पॉइंट्स हैं। आप इसको बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और उसको घुमाना चाहें तो आप घुमा सकते हैं। किसी एक कान को पकड़ के खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म है। और जी कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास ना एक कोई तस्वीर खींची होती है, जैसे सेब की हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें, तो जो बहुत पाए के डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो आपने देखा होगा आपको बड़े हाई रेज पिज़्ज़ा इमेजेस मिल रहे हैं अब, लेकिन ऐसे से मूव करते हैं। यहाँ तो बहुत आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था, हमारे पास इतना हैवी कैमरा ही नहीं होता था कि हम इतनी डिटेल फोटोग्राफी करें, तो हमें उस ज़माने में क्या था, उनके वेक्टर्स बनाने पड़ते थे। लेकिन अब हमारे पास इतने अच्छे कैमरे आ गए, 4K रेजोल्यूशन से हम बहुत अच्छी तस्वीर खींचते हैं और उसको हम बहुत क्लोज में दिखाते हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि यार ये तो रियल आई में हमें इतना अच्छा नज़र नहीं आता। जैसे आपने कुछ एड्स देखे होंगे, मसाले के मिर्चें, मटर गिर रहे हैं, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें वेक्टर भी होती हैं, तो हमने पीछे इमेज रख के उसको ट्रेस किया होता है। ठीक है, उसमें हम ग्रेडियंट्स डाल सकते हैं, उसमें हम पत्ते बना लेते हैं, हमें काफ़ी हद तक ऑप्शन, लेकिन ऑब्वियसली उतना फील नहीं आती जितनी हमें रियल इमेज में आती है।
लेकिन हमने ज़्यादातर वेक्टर यूज़ करना है फॉर लोगो डिज़ाइन, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसको हम एनलार्ज करना चाहें और अपनी मर्ज़ी करना चाहें। ये हमारा हो गया। जो नेक्स्ट हमारा होगा ना, उसमें हम ये शेप्स पढ़ेंगे। यहाँ पर शेप्स थी, ये शेप्स, ये जितनी शेप हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, ये सारी चीज़ें, ये भी जैसे वेक्टर टेक्स्ट वेक्टर होता है, ये शेप्स भी वेक्टर होती है। तो ये बेसिकली शेप्स हैं। ये अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, ये चार जो चीज़ें हैं, ये हमारे सिलेक्शन टूल हैं। इससे हम मूव कर सकते हैं, इससे हम कुछ रेक्टेंगुलर किस्म की सिलेक्शन कर सकते हैं, इससे हम कुछ ऐसी सिलेक्शन कर सकते हैं अगर हमने कोई ओवल शेप बनानी है, सर्कुलर शेप बनानी है, या कुछ भी बनानी है। इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए और कोई सवाल आज के उससे रिलेटेड? जी तैयब, सवाल? सवाल ये था वेक्टर के लिए हम कलर जो यूज़ करेंगे, जैसे हम आरजीबी यूज़ करेंगे। वेक्टर आरजीबी में ही होते हैं। आरजीबी CMYK के भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको प्रिंट पे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट वही आ जाएगा। प्रिंट के कलर्स चलेंगे, वेब के कलर चलेंगे। आप अगर वेब के किसी कलर को चाहते हो कि आप प्रिंट पे ले जाओ, तो आपको कि यार स्क्रीन पे बनाते हो तो मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, जब मैंने प्रिंट निकाला तो क्यों नहीं निकला ऐसे, तो आप लड़ोगे उससे कि यार ये अपने कलर सही नहीं निकाला। तो पूछेगा आपने कौन से कलर स्कीम यूज़ किया, आपको RGB को, मेरा प्रिंटर नहीं समझ सकता उसको, आपको यूज़ करनी चाहिए थी CMYK। और CMYK भी जब आप लेके जाओगे तो आपको फीका नज़र आएगा, क्योंकि वो सही कलर्स नहीं डाल रहा होगा। उसको 20 रुपये ज़्यादा दोगे ना, तो फिर सही कलर डाल के देगा आपको, क्योंकि उसमें कलर में आपकी जाके 80% करके वो कह देता है ये 20% की यहाँ पे मार्जिन रखो, मेरी कार्ट्रिज जल्दी ख़त्म ना हो। तो अच्छे डिज़ाइनर, अच्छे प्रिंटर के पास जाओगे, उससे बोलो यार पैसे मेरी मर्ज़ी के, काम मेरी मर्ज़ी का, फिर आपको वो कलर निकाल के देगा जो कि आप तो कि यार ये ज़बरदस्त है। लेकिन कलर का और भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि टाइप ऑफ पेपर क्या है। अब कुछ पेपर्स होते हैं वो कलर सक कर लेते हैं आपका, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी शीट पे निकाल रहे हो तो बनाया आपने स्क्रीन पे, बड़ा वाइब्रेंट कलर नज़र आ रहा है आपको, लेकिन वो ऐसी शीट है जो कि सक कर लेती है कलर को, टेक्सचर अब्सॉर्ब ठीक है। या कैनवस है, कुछ तरह की चीज़ें। लास्ट में आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है। आपने बताया कि CMYK जो है वो प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंटर्स वो जिनमें कार्ट्रिजेस होती हैं, सारे प्रिंटर्स में कार्ट्रिजेस होती हैं। लेज़र में होती है। हाँ, लेज़र में भी पाउडर डलता है ना उसमें, पाउडर होती है, पाउडर वाली कार्ट्रिज होती है उसमें। जी, तो फिर माइंड अप करें, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। और कोई भी क्वेश्चन हो तो सैटरडे को आफ्टर 7 o'clock to 8 o'clock यू कैन पिंग मी, कॉल मी, ठीक है। और बाकी अगर किसी को फ़ोटोशॉप चाहिए विंडोज़ वर्जन तो मेरे पास पड़ा है, लेकिन हैव इट। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, चैनल को लाइक शेयर कर दें जो भी हो, ताकि जितना फैल सके ये फैले। लेकिन ये आपने आपसे करना है, ये नहीं कि आपने लेक्चर ले लिया और उसके बाद, क्योंकि मेरा जो इन द एंड मैं जो चाह रहा हूँ ना, जो मैं आपको अपनी जर्नी लास्ट बात करके मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ये एडोबी की कम्युनिटी है, इस पे अगर आप जाके लिखो कि मैम डिज़ाइन फर्स्ट करो, सॉरी बैक मूव हो गया था मुझसे। ये अब लोगों ने अपनी ना चीज़ें बना बना के एडोब की कम्युनिटी पे फेंकी होती हैं।
ये इनका पोर्टफोलियो है। ये सारी लेयर्स हैं, हर एक चीज़ की अपनी लेयर है। ये बटन है, बटन की एक रेड बटन है, इसने कोई एरिया सेलेक्ट करके उसको ओवल शेप दे के रेड कलर दे दिया, उस पर फॉन्ट लिख दिया। ये सारा का सारा आपका एक ऐप का डिज़ाइन है। अगर मैं और ऐप्स देखूं, ये किसी बंदे ने एक मोबाइल कलरी ऐप डिज़ाइन की है अपनी तरफ से, और ये वायर फ्रेम, ये उसके वायर फ्रेम्स बनाए हैं कुछ। तो इन द एंड मुझे आप लोगों के सारों के अकाउंट्स चाहिए होंगे बिहान्स पे, फ्री हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे इस पर, ताकि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स देखे तो कि यार इसके बंदे को UI UX का काम आता है, ऐप डिज़ाइन का काम आता है, इलस्ट्रेशन का काम आता है, वो आपको जॉब पे रखें। फिर फ़ायदा हमारी इस क्लासेस का, वरना नहीं है। तो उसके लिए आप रेडी हो जाएं, आपकी जान इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। और ये नहीं कि यहाँ से गए और बस क्लास है और फ्री क्लासेस, ये कोई ना समझे कि फ्री क्लासेस हैं। ये कम से कम आपको अगर मार्केट में जाएंगे तो ये 5 से 6 लाख रुपए में सिखाएंगे सारी चीज़ें, जो आपको फ्री सीखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इसको आपने लाइट हरगिज़ नहीं लेना कि यार दीज क्लासेस आर फ्री, पढ़ लेंगे ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो हमारा कौन सा कुछ जा रहा है। तो ये चीज़ जहन से निकाल दें। और behance.net ये है, इस पे जाके जितना टाइम आप फेसबुक पे और टिकटॉक पे लगाते हैं, उसे थोड़ा सा आधा यहाँ पर भी दे दो यार। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंस्पिरेशंस मिलेंगी, लोगों का काम मिलेगा। और ये काम, ये यहाँ से लोग बैठ के थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, यहाँ से इसी दिखा के फाइवर पे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं आपको। अब जैसे किसी ने मोबाइल वेदर ऐप बनाई है, सीरीज ऐप, ये देखो, उसने कहा कि आपकी इस तरह की स्क्रीन्स होंगी, ये पहली स्क्रीन होगी जो लॉन्च होगी, अगली पे स्प्लैश स्क्रीन होगी जिसमें आपका जो सिलेक्टेड सिटी है उसका वेदर आ रहा होगा, ठीक है। ये नीचे प्रोजेक्शन आ रही है कि नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, ये प्लस माइनस के बटन्स हैं। ये सारे काम, जितनी भी चीज़ें डिज़ाइन होती हैं डिज़ाइनर्स करते हैं और आप जैसे लोग ही करते हैं। तो ये मेरा जो एम है कि आप सब लोगों के behance पे अकाउंट्स होंगे, और इसके अलावा भी और टीचर्स भी आएंगे आपको पढ़ाने, ठीक है। हम फिग्मा पे भी जाएंगे, हम behance पे भी जाएंगे, हम कैनवा की भी सारी ट्रेनिंग लेंगे, हम सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को कैसे पुट करना है वो भी करेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद आप बहुत डिफरेंट इंसान होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। सो कीप दिस इन माइंड। और आई थिंक 3 मिनट रह गए हैं, बाकी लोगों ने भी अपना कोई टाइम लेना है, तो इसके लिए हम इसको ऑफ़ करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।